नमस्ते। एक ऐसा अध्याय हमारे सामने है जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। वो लिखते हैं कि किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। हमारे अध्याय का शीर्षक है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। कृति का भाग 1 में संकलित अभ्यास के प्रश्नों की ओर हम आज चलेंगे और ये अभ्यास के प्रश्न आप लगातार और निरंतर मेरे YouTube चैनल पर आप देखते रहते हैं, जो कि YouTube चैनल का नाम है आपके सामने स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड। आप बेल आइकन को दबाएं, जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, इस अध्याय के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसके अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करें। पहला प्रश्न, वैसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। अब देखिए, लेखक जो है एक सामाजिक प्राणी तो होता है, एक सजग सचेत अनुकर्ता भी होता है, चेतक भी होता है, लेखक भी होता है। वह अपने आसपास घटित होने वाली प्रत्येक घटना को अपनी खुली आंखों से देखता है, जीता है, भोगता है, अनुभव करता है और कहीं न कहीं उनसे प्रभावित होकर अपने लेखन में उन्हें उतारता है। शमशेर बहादुर सिंह भी ऐसे ही थे। कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में आती हैं। ऐसी कुछ घटनाएं लेखक की जिंदगी में भी हुई होंगी, जिस आधार पर वो कुछ अपनी व्यथा, अपनी बाध्यता को बताना चाहते हैं। उत्तर देखिएगा। हो सकता है लेखक के घर वालों ने उन्हें दो टूक शब्दों में कह दिया होगा कि अब वे कमाना शुरू कर दें और घर वालों के भरोसे न रहें। या हो सकता है कि किसी ने लेखक को भारी बेइज्जती की हो, लेखक के भारी बेइज्जती, अपमान कर दिया हो। इस कारणवश हो सकता है वह दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया गया होगा। दूसरा, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। उत्तर देखिए, लेखक को इस बात का अफसोस रहा होगा कि वे अपनी मातृभाषा में क्यों नहीं लिखते थे। हो सकता है कि किसी की पकड़ भाषाओं पर हो सकती है। देखो, ये तो सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जरूरी नहीं कि हर भाषा को जानता हो। कोई किसी भाषा में पारंगत होता है, कोई किसी भाषा में पारंगत होता है। तो लेखक शमशेर बहादुर सिंह, हो सकता है कि अंग्रेजी में लिखी उनकी कविताओं में उन्हें अफसोस रहा होगा, लेकिन मातृभाषा में जो रस मिलता है वह शायद किसी अन्य भाषा में मिले। ये बिल्कुल सत्य है। जो अपनी मातृभाषा होती है, चाहे वो मातृभाषा प्रत्येक व्यक्ति की जैसे अलग अलग हो सकती है, किसी की अंग्रेजी है, किसी की हिंदी है, किसी की हरियाणवी है, किसी की फ्रेंच है, कोई जापानी बोलता है, कोई अलग अलग जो भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि उनकी मातृभाषा वही हो सकती है। मातृभाषा का मतलब होता है माँ से मिलने वाली भाषा, अर्थात माँ के सानिध्य में रहकर जो भाषा हम सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी लिखा है एक स्थान पे कि निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कोई शूल। यानी कि अपनी भाषा में हम अपनी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और यदि हम अपनी भाषा के अलावा दूसरी भाषाओं में बनावटीपन दर्शाते हैं तो हम वो अपनी पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति अच्छी प्रकार से नहीं दे सकते। तो इसलिए मातृभाषा में जो रस मिलता है वह शायद किसी अन्य भाषा में मिले। तीसरा प्रश्न देख लें। अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। उत्तर दिया, एक पंक्ति भर का उत्तर है। उस नोट में बच्चन ने लेखक को इलाहाबाद आने के लिए कहा होगा। कल्पना करनी है, कल्पना में कुछ भी कह सकते हैं। अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। यहां पर एक पंक्ति में कल्पना की है कि उस नोट में बच्चन ने लेखक को इलाहाबाद आने के लिए कहा होगा। बच्चन कौन? अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन, जो कि बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने लेखक कौन? शमशेर बहादुर सिंह को अपने पास इलाहाबाद बुलाने के लिए कहा होगा। तो यहां पर हम कुछ भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि हम यहां भी लिख सकते हैं कि उस नोट में बच्चन जी ने कहा होगा कि मेरी मधुशाला नाम रचना को पढ़ो। कुछ भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जो अपनी कल्पना के आधार पर हम बताएंगे। आगे, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। लेखक शमशेर बहादुर सिंह ने क्या कहा है यहां पर, जो कि बताना चाहे कि लेखक ने बच्चन के अंदर के कवि और व्यक्ति को उभारा है। एक कवि या साहित्यकार के रूप में बच्चन अपने आप में बेजोड़ थे। वे हमेशा नई विधाओं का शोध करते थे, नई विधाओं पर लिखते थे, शोध करते थे, रिसर्च करते थे।
एक व्यक्ति के रूप में बच्चन बहुत ही मिलनसार और प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे हमेशा दूसरों की हर संभव मदद करते थे। वे नए लेखकों को भरपूर मौका दिलवाते थे। यानी कि जैसे आजकल होता है कि नए लेखकों को मौका देते ही नहीं है, जो प्राचीन मठाधीश बने बैठे हैं उन लेखकों को ही निरंतर मौका मिलता है। बड़े बड़े जो मठाधीश बने बैठे हैं उनकी चर्चा मैं कर रहा हूं। लेकिन उस जमाने में जो नए लेखक होते थे, नए नए जिन्होंने अभी लिखना ही शुरू किया था, उनको बहुत अधिक मौका मिलता था। पांचवा प्रश्न है, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का और किस प्रकार सहयोग मिला? उत्तर देखिए, लेखक के ससुराल वालों ने उन्हें दवा की दुकान पर काम रख दिया ताकि वे कुछ कमाने लगे। लेखक के गुरु शारदा चरण जी ने उन्हें अपने पेंटिंग स्कूल में मौका दिया। इस तरह से बच्चन के अलावा अन्य लोगों ने भी लेखक को मदद की। देखिए, ये सत्य है कि जब व्यक्ति की घर की स्थितियां डामाडोल होती हैं तो घर वाले उसे किसी न किसी काम में लगाने के लिए मजबूर करते हैं या उन्हें काम करने के लिए कहते हैं। लेखक को भी कहा गया, परंतु उनके जो गुरु थे शारदा चरण जी, उन्होंने उसे अपने पेंटिंग स्कूल में मौका दिया। इस तरीके से बच्चन के अतिरिक्त कुछ और भी मित्र थे जो उन्हें इस प्रकार से सदैव आगे बढ़ने का मौका देते थे। आगे देखिएगा, 6 प्रश्न पे देखिए, लेखक ने के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। अब पहले लेखक हिंदी में नहीं लिखते थे, उसका क्रम के अनुसार वर्णन हमें करना है कि कैसे उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। आगे देखिए, लेखक शुरू में पेंटर बनना चाहते थे, पेंटिंग या पेंटर बनना चाहते थे। इसके अलावा वह अंग्रेजी और उर्दू में लिखा करते थे। उसके बाद उसने देहरादून में एक दवा की दुकान पर काम करना शुरू किया। फिर इलाहाबाद जाने के बाद बच्चन के साथ कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेने लगे। उस बीच उन्हें अनुवाद के भी कुछ काम मिलने लगे। उनकी कविताएं उस जमाने की नामी गिरामी पत्रिकाओं में छपने लगी। यानी धीरे धीरे करके जैसे जैसे मित्र मंडली बढ़ती गई, साथी बढ़ते गए, उसी प्रकार से इलाहाबाद आने के बाद वो बच्चन के साथ अनेक प्रकार कवि सम्मेलनों में जाने लगे और कविता लिखना उन्होंने सीखा। ऐसे करके उनकी कविताएं अलग अलग नामी ग्रामी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में छपने लगी। अगला प्रश्न देखें, लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखें। अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति कठिनाइयों से सामना करता है, तो लेखक ने भी की हैं कुछ कठिनाइयां। लेखक ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों को झेला है। उनकी पत्नी का सर्ववास कम उम्र में हो गया था। दिल्ली प्रवास का दौर आर्थिक तंगी में बीता। देहरादून में उन्हें अपनी रुचि के विपरीत काम करना पड़ा, इसलिए इलाहाबाद में भी काफी दिन उन्हें संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष में उन्हें इलाहाबाद में दिन व्यतीत करने पड़े, बिताने पड़े। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में अनेक कठिनाइयां आती हैं, तो लेखक के जीवन में कठिनाइयां आई। पहले तो सबसे पहले उनकी पत्नी का देहांत हुआ। फिर दिल्ली में प्रवास जब उन्होंने किया तो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। देहरादून में जब रहने लगे तो उन्हें अपने काम के विपरीत, रुचि के विपरीत काम मिला। जैसे दवाई की दुकान पर उन्हें काम करना पड़ा, दवा की दुकान पर काम करना पड़ा। इलाहाबाद में भी काफी दिन उन्हें संघर्ष करना पड़ा। तत्पश्चात जाकर वो कवि सम्मेलनों में जाते रहे। धीरे धीरे करके उनकी हिंदी का प्रभाव पड़ा और कविता कहानी लिखना उन्होंने शुरू किया। इस प्रकार से शमशेर बहादुर सिंह ने हिंदी की तरफ अपना रुझान बढ़ाया और हिंदी में वो आखिरकार हिंदी में आए। क्योंकि हमारे अध्याय का टाइटल भी यही है, शीर्षक भी, आखिर किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। वो हमने टाइटल देखा है। अब देखिए दोबारा, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। शमशेर बहादुर सिंह इसके लेखक थे, जो आपने मेरे YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर इसे सुना है। आप लगातार इस YouTube चैनल पर बने रहें। आपका धन्यवाद।